हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी भाग फर्स्ट सेकंड चैप्टर का दूसरा भाग। एक आरंभिक साम्राज्य। आरंभिक साम्राज्य का मतलब होता है मगध का जो विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था। उदय मतलब कि उसकी प्रारंभिक उसकी स्टार्टिंग की गई थी तब से। मगध राज्य की जो मगध राज्य था के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन उनका चलता रहा था। उनका शासन कहाँ कहाँ पे चला था? वो चला था अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था इनका पूरा एरिया में शासन। नीचे हम यहाँ पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त। कौन कौन सी ऐसी जानकारी थी वो प्राप्त करना चाहते थे वहाँ के लोग। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत व मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मेगस्थनीज द्वारा एक चीज़ें लिखी, अनेक सारी पुस्तकें लिखी गई थी। वे इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक स्रोत जिसका उपयोग किया जा चुका है वह अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। इनके कुछ भागों की रचना, इनके कुछ अनेकों भाग होते हैं ना, डिवाइड करते हैं उन सब चीज़ों को, कौटिल्य या चाणक्य ने की है। चंद्रगुप्त के मंत्री थे। इनके मौर्य साम्राज्य का उल्लेखन जैसे कि जैन बुद्ध अनेकों ग्रंथों में किए हैं। संस्कृति में वाङ्मय में मिले हैं। यदि भी उपयुक्त उनके साक्ष्य देखें, उनके बड़े बड़े कुछ साक्ष्य देखें तो पत्थर सद्भावों पर मिले हैं। पत्थरों पर लिखाई की जाती थी किस राजा ने कितने युद्ध जीते या किस राजा ने कौन से कार्य किए या अभिलेख किए या पुस्तक का निर्माण किया, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि साम्राज्य का प्रशासन का मतलब होता है वहाँ के जितने भी वहाँ के जो लोग थे वहाँ का आखिर कैसा प्रशासन था। वहाँ की आज के समय में देखा जाए तो डीएम होता है, एसडीएम होता है, पुलिस व्यवस्था होती है, तो वहाँ की पूरे एरिया की देख रेख करते थे। उस हिसाब से पहले के समय में साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था। साम्राज्य प्रशासन के 5 मुख्य केंद्र होते थे जो राजनीतिक केंद्र माने जाते हैं। जैसे कि केंद्र क्या है, हमारी दिल्ली है, हमारे कितने हैं, हमारे 8 केंद्र हैं। अगर प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसके हिसाब से देखें वह राजनीति पाटलिपुत्र वह 4 कौन कौन से थे, ये दक्षशिला, उज्जैनी, तोसील और सर्वगिरणी। इन उल्लेखों में अशोक के अभिलेखों में इनका वर्णन किया गया है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है दक्षशिला। देखो आपसे पूछा जाए कि दक्षशिला कहाँ पर है। देखो यहाँ पर इसकी मैपिंग में मैंने इनको हाईलाइट किया है ग्रीन कलर में। देखो दक्षशिला देखो ऊपर की साइड में यहाँ पर, और उसके नीचे आएगा कौशाम्बी के बगल में। देखो ऊपर सारनाथ है, सारनाथ के इस साइड में यहाँ पर देखा है पाटलिपुत्र। जितनी भी एनसीईआरटी है आपको मैं अपने माध्यम से मास्टरमाइंड एकेडमी 0.2 के आप सभी का मोस्ट वेलकम। जितना हो सके आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मैं आपको फुल एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, टेस्ट एंड पेपर्स एमसीक्यू तक कुछ भी नहीं छोड़ने वाला आपको। जैसे कि राजधर्म के नवीन व सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण समय में जो बड़े बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे, तो उनकी भूमि होती थी ना वो लंबी चौड़ी होती थी हमेशा। कौन कौन से, जैसे कि दक्षिण हो गया, तमिलकम हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, जैसे अनेकों प्रकार के आपके हिस्से थे यहाँ पर आपकी भूमि फैली हुई थी। वहाँ पर लंबे चौड़े होते थे। इसकी चोल हो गए, चेल हो गए, पांड्य हो गए, जैसी सरदार को बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भूमि होती थी। वो स्थायी वहाँ पर वो अपनी भूमि में कृषि किसान करते थे और वो वहीं पर अपना निवास करते थे, वहीं पे वो लोग रहने लग गए। देखो यहाँ पे नीचे, और वहाँ पे वो एक दूसरे लोगों को व्यापार के माध्यम से भी पैसे लेकर, छोटे किसान होते थे बड़े किसानों से कुछ समय के लिए पैसे देते थे और उस पर अपना भोजन के लिए कृषि व्यवस्था का
देख रेख करते थे और उगाते थे और अपना भरण पोषण करते थे। जैसे कि यूनानी स्रोतों के अनुसार वह मौर्य साम्राज्य के पास वह कुछ 6 लाख वह पैदल सैनिक, जो मौर्य साम्राज्य थे उसके पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, वे 30,000 घुड़सवार थे तथा 9,000 हाथी थे। और कुछ इतिहास इसके वर्णन को अभी कुछ भी और छूट चुका है। मतलब कि सोचो जो मौर्य साम्राज्य में कितने कितने लोग होते थे। सोचो 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। बाप रे यार, बहुत वर्णन किया गया है। सच्ची में एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस सब लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं हमेशा। जैसे कि दैविक राजा वह राजा होते थे, उनके वे उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए वे एक साधन व विभिन्न देवी देवताओं के साथ वे जुड़ना था। देव एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते थे। मध्य एशिया से, हमारा भारत आपको पता होना चाहिए एशिया में स्थित है, से लेकर पश्चिम उत्तर पर भारत, मतलब उत्तरी साइड में भारत का शासन करने वाले वे कुषाण शासन ने प्रथम शताब्दी में इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। सबसे अच्छा उदाहरण यह प्रस्तुत किया कि कुषाण इतिहास की रचना व अभिलेखों और साहित्य व परंपराओं के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की वे इच्छा, उनका वह सर्वोत्तम, मतलब कि सबसे अच्छा जो प्रमाण देना किसी चीज़ को, देखो मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं है। सिक्के और मूर्ति से प्राप्त होते थे। सिक्के और मूर्ति से क्यों प्राप्त होते थे? सिक्के और मूर्ति पे इसलिए प्राप्त होते थे क्योंकि पहले के समय में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना तो कोई कंप्यूटर था, ना कोई उनके बारे में बताने वाला था। तो वहाँ के जो सिक्के होते थे उनसे यह पता चलता था कि यहाँ के लोग सिक्के चलाते थे। और यहाँ की कुछ मूर्तियाँ होती थी तो उनसे यह पता चलता था कि यहाँ के लोग हैं जो इस मूर्ति का भी वर्णन करते हैं, मतलब कि मूर्ति को बेचते भी हैं और वहाँ के लोग बनाते भी हैं, उसकी पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर वह कुषाण शासकों की विशाल काया मूर्ति लगाई गई थी। विशाल मतलब कि सबसे लंबी चौड़ी मूर्ति लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर इसी प्रकार की मूर्ति, सोचो एक तो उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक छोटा सा, मथुरा बहुत लंबा चौड़ा एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे थी मथुरा के अंदर। और दूसरी कहाँ थी? दूसरी थी आपकी अफगानिस्तान के पास। कुषाण जितने भी आपके देवता थे, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुषाण शासक ने अपने जो नाम है ना उसके आगे किस चीज़ की उपाधि लगाई गई थी? देवपुत्र। जैसे बोलते हैं कि मोहन पुत्र, कुषाण पुत्र। जैसे कि गुप्त साम्राज्य का मतलब होता है चुपके से हम किसी राजा को बना देना, किसी को दूसरे व्यक्ति को पता ना होना। सबसे शक्तिशाली जो सम्राट था समुद्रगुप्त। उसको संस्कृति भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था समुद्रगुप्त को। जैसे कि प्रतिमूर्ति, देखो एक मूर्ति बनाई हुई है, देखो यहाँ पर एक मूर्ति दे रखी है इस कलर में। प्रतिमूर्ति है वह देवताओं में कुबेर क्या है? धन के देवता थे। आप सब भी जानते हो, आपके घर में भी पूजा अर्चना होती होगी। वरुण देवता किसके हैं? समुद्र देव। इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा के देवता हैं, ये तुम भी जानते हो। यम मतलब कि मृत्यु, मतलब कि जब तुम मरते हो या किसी की डेथ होने वाली होती हो, यमदूत आते हैं, उसके प्राण हर के ले जाते हैं हमेशा। देखो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए सारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। उपज बढ़ाने के तरीके, देखो उपज आपकी खेती है, आखिर तुम इसकी उपज किस किस हिसाब से और बढ़ा सकते हो अपने माध्यम से। उपज बढ़ाने के निम्न प्रकार के तरीके हैं वे हल का प्रयोजन करके। हल का मतलब होता है उसको खेत को जोत कर, आजकल ट्रैक्टर से जोतते हैं ना, पहले हल से जोतते थे। 6वीं शताब्दी में गंगा एक नदी है, गंगा और कावेरी की उनके तट के पास में अपनी खेती प्रयोजन करके निया
उनका पूरा एरिया था, पूरा फैला हुआ था। कछारी के क्षेत्र, उसको कछारी का क्षेत्र बोलते थे। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के हल वाले हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाती थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि, डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा विकास होगा। जहाँ पर 20 किलो चावल उगते थे, तो उसी जगह पर 30 और 35 किलो चावल उगते थे, क्योंकि वहाँ पर नमी की वजह से अच्छी फसल देती थी वो भूमि। किसानों को इसके लिए कमर तोड़कर मेहनत करनी पड़ती थी। अदरवाइज गंगा ना होती है, गंगा के आसपास जितनी भी नदियाँ उसके पास ना किसान खेती करते थे, उनको कमर तोड़ करके मेहनत करनी पड़ती है। कमर इतनी कठोर, वहाँ पे पानी लाना ले जाना, ट्यूबवेल से ट्रैक्टर का प्रयोग करना इत्यादि, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र जितने बोलते थे, खेती के लिए नए नए तरीके खोजते थे, खेती किस तरीके से और बेहतर बनाई जाए। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो कि मुझे तो एक दिन में पूरी जितनी भी सब्जेक्ट है ना सारे याद हो जाए, या एक चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो जाए, कुछ ही मिनटों में हो जाए, तो तुम अपने नए नए तरीके सोचते हो। कुछ लोग बादाम खाते हैं, तो कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, तो कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, उस हिसाब से। पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है क्रम के अनुसार ही होती है, सिस्टमेटिक तरीके से। जुड़े हुए लोगों में उत्तर वेद पढ़ाता है। कहानियों में यह विशेष वे बुद्ध कथाओं में भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं होती है, वो छोटे किसान होते हैं, उनके बड़े बड़े किसानों से जिम्मेदार होते हैं, उनके पास ज़्यादा उनके कुछ पैसे देकर उनसे भूमि ले ली जाती है हमेशा, और अपने खाने पीने के लिए उसमें उगाया जाता है। जैसे कि पाली भाषा में गृहपति प्रयोग वह छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता है। वह बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान, ये जितने भी गांव के प्रधान होते हैं, वह शक्तिशाली माने जाते थे, क्योंकि उनके पास अत्यधिक मात्रा में भूमि होती थी। छोटे छोटे किसानों से वह भूमि छुड़ा लेते थे और उन पर अत्याचार करते थे। इनकी वजह से जितनी भी हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, नेक नगर हुआ, नगर में भी लोग व्यापार करते थे। छठी शताब्दी की बात है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और आते थे, अपना भरण पोषण पे लोग करते थे। जैसे कि संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगर में रहते थे। किलेबंद का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री होना। अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से वे खुदाई करना संभव नहीं था, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते थे। हड़प्पा के शहरों में भिन्न होता अलग अलग, लेकिन फिर भी यह भी संभव हो पाया कुछ दिन बाद कि वहाँ पे लोग खुदाई करने लगे, रहन सहन करने लगे। वहाँ की भूमि को जोतते थे, मिट्टी को, और वो फसल के लाभदायक बना दिया गया था। वहाँ पे पहले लोग कटोरे थाली मिलती थी, कुछ लोग सोने चांदी की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग मर जाते थे, तो उनके मरने के बाद में उनको सोना चांदी धन दौलत तो उन पर अर्पित, उन पर चढ़ाया जाता था। तो कुछ लोग, क्योंकि सोना चांदी तो कभी खराब होता नहीं है, कभी सड़ता नहीं है, व्यक्ति तो मट्टी में दफन हो जाता है, मट्टी से पैदा होता है, मट्टी में ही मिल जाता है हमेशा। जैसे कि सोने चांदी कांसे तांबे, हाथी के दांत, शीशे, तरह तरह के पदार्थ, गहने मिलते थे। हथियार, बर्तन, सीप और पकी हुई मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ हो गई, और कुछ या थाली हो गई या बर्तन हो गए इत्यादि, ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों का अभिलेख किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे अच्छे, एनसीईआरटी से देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीज़ें दिखी हुई है 100%, क्योंकि एनसीईआरटी को जो भी लिखता है वो एक अच्छा आईएएस व्यक्ति होता है, और आईएएस व्यक्ति के अंदर ऑलराउंड होता है, उसको हर एक चीज़ का ज्ञान होता है। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, सारे एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं, चाहे वो 1 नंबर के हो, चाहे वो 2 नंबर के हो। जैसे कि बुनकर लिपि पे बढ़ाई का काम, ये मेज बनाना, कुर्सी बनाना, इस सब चीज़ों का। जैसे कि कुम्हार का घड़े बनाना, स्वर्णवार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिली गई है। जैसे कि उपमहाद्वीपों और उनके बाहर का व्यापार,
जितने उपमहाद्वीप होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनका एक नदी से दूसरी नदी के द्वारा व्यापार होता था, फैलता रहता था हमेशा। जिसकी एशिया में हो गया, एशिया में हो गया, कोई अन्य देश हो गया, या कोई बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया। तो एशिया में जितने भी आपके बंदरगाह होते थे नदी के माध्यम से, क्योंकि नदी का जिसकी साइड बहाव होता था उसके जितने भी उनके जहाज होते थे उसी दिशा में मोड़ते थे हमेशा। जैसे कि मालाबार तट, देखो मालाबार तट कहाँ पे, केरल में है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापार जहाज भेजते थे। एक तो यह भारी मात्रा में सिक्के और पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टन शीशे का आयात किया जाता था, मतलब कि बेचा जाता था। बाजारों के आसपास भारी मात्रा में वे उत्पन्न काली मिर्च का आयात निर्यात करते थे। इसके अलावा वे उच्च मूर्तियाँ, हाथी के दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर व हीरे, काले नंग और कछुए की खोपड़ी की भारी मात्रा में आयात किए जाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि सबसे पहले भारत में जो आया था विदेशी जो व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डी गामा। आया था आपका 1498 में, तो केरल के कालीकट तट पर आया था। अब पढ़ते हैं सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रयोजन के विनिमय में कुछ हद तक आसान हो गया। वह चांदी और तांबे के सिक्के 6वीं शताब्दी में सबसे पहले ढाले गए थे। इनका प्रयोग राजा महाराजा और आम प्रकार की जनता करती थी। सिक्के मौर्य वंश एवं राजवंश के प्रतीक व मिलाकर वे पहचान करने की कोशिश की गई थी। यह पता चला कि ये सिक्के कितने पुराने हैं और कौन से राजा के समय में चलाए गए हैं। व्यापार व धनपति और नागरिकों के इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए गए थे, जिससे लोग अपना सिक्के के पता चल सके कि ये सिक्के किस प्रकार के हों, किस राजा के हों। उस राजा की मोहर लगती थी या नाम लिखा होता था, या कौन से ईयर के हिसाब से। और जितने भी इम्पोर्टेंट है आपको बस वही पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। बस नमस्कार फ्रेंड्स, जितने भी हैं एनसीईआरटी के मैंने सारी चीज़ें देखो आपको कवर करा चुकी है। थैंक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल डियर फ्रेंड्स।